वीडियो सब लोग ऑन कर लो। रोल नंबर 2 वीडियो ऑन कर लीजिए, बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम बिल ऑफ एक्सचेंज में आते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने बोला था कि क्या होता है। नॉर्मली राइटिंग होता है, ये हमको पता है। प्रॉमिसरी नोट इज अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग दैट आई विल पे, एंड बिल ऑफ एक्सचेंज इज अनकंडीशनल ऑर्डर। ऑर्डर इसलिए क्योंकि जो आपको उधार दे रहा है वही वो क्रिएट कर रहा है, राइट। यानी कि जो सेलर है, जो क्रेडिटर है, वही वो बिल क्रिएट कर रहा है और जो डेटर है उसको दे रहा है। प्रॉमिसरी नोट में जो डेटर है वो बना रहा है, इसलिए वो मेकर है, और प्रॉमिसर है इसलिए वो प्रॉमिस कर रहा है, इसीलिए ऑर्डर होगा। और ये डायरेक्ट करता है, यानी कि मैंने आपको उधार दिया, मैंने वो बिल ड्रॉ किया और मैंने आपको बोला कि एक्सेप्टेंस कर लो, सो दैट कि मेरे पास ये प्रूफ रहेगा कि तुम फलाने डेट को ये पैसा दे दोगे और मैंने कितने अमाउंट का सामान या कुछ भी तुमको उधार दिया है। क्लियर? पार्टीज तक हम लोग क्लियर है। मैंने बोला था प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज होते हैं, मेकर और पे, ठीक है ना। पे कैन कीप चेंजिंग, लेकिन पे ही होता है। यहाँ पे 3 पार्टी होते हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे, क्योंकि बहुत बार जो ड्रॉअर है वो पे भी हो सकता है और वो नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। आपको किसी और को भी पे करना होगा, तो यहाँ पे कम से कम 3 पार्टी होते हैं, अधिक से अधिक यहाँ पे 5 पार्टी भी हो सकते हैं। लाइक आंसर 3 ही होगा, ठीक है ना। ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे, क्योंकि हर एक कंडीशन में है। मैंने 5 इसलिए बोला क्योंकि देयर आर सर्टेन बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे आपको पता चलेगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइप पर डिपेंड करता है पार्टीज। तो सर्टेन बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा होता है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज पेमेंट से पहले एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना जरूरी है। अभी इतना समझ में आया? कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं जिनको पेमेंट करने से पहले एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना जरूरी है। तो एक एक्सेप्टर भी हो सकता है, वो एक्सेप्टर ड्रॉअर भी हो सकता है जिसको आपको पे करना है, पेई भी हो सकता है जिसको आपको पे करना। अब नाउ अब यू नो कि ये दोनों एक भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, इसको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है ड्रॉअर के एब्सेंस में, उसका एजेंट भी हो सकता है जो एक्सेप्टेंस कर सके, उसके द्वारा कोई ऑथराइज पर्सन हो सकता है, उसका कोई क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव हो सकता है। सपोज करो वो हॉस्पिटलाइज हो गया है, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में बिजी हो गया है, और अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? डिसऑनर्ड हो जाएगा। डिसऑनर्ड होना क्या होता है? मार्केट में उसके क्रेडिट को खराब करेगा, तो कोई नहीं चाहेगा खराब होगा, और उसके लिए कोर्ट केसेस वगैरह एप्लीकेबल हो सकता है। अगर शूट हो गया उसके अगेंस्ट तो कि मुझे पैसा नहीं मिला, यानी डिसऑनर्ड हो गया और लोगों ने उसको स्यू कर दिया, तो फिर उसको क्षति हो सकती है, पेनल्टी हो सकती है, और उसका जो क्रेडिट खराब होगा वो तो होगा ही, क्रेडिट वर्दीनेस एक्चुअली जो खराब होता है। तो इसी के लिए एक एक्सेप्टर होता है जो कोई, या तो लिखा होगा कि मेरे लिए आपने कौन एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर उसका कोई क्लोज फ्रेंड। अब टाइप ऑफ एक्सेप्टर हम लोग पढ़ेंगे, 5-6 टाइप्स ऑफ एक्सेप्टर है। अभी के लिए ये समझ में आया? ये सारे पार्टीज होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसको भी आपको पे करना, अगर उसके पास इंस्ट्रूमेंट है तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ते हैं। सबसे पहला, नो नीड टू एक्सप्लेन, ऑल प्रोमिस, ऑल negotiable instruments are in writing, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे एंड नॉट ए प्रॉमिस और रिक्वेस्ट, ये भी क्लियर है। जहां कहीं प्रॉब्लम हो पूछो, क्योंकि जो चीजें ऑलरेडी डिफाइन की हुई उस पर नहीं ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी। द ऑर्डर मस्ट नॉट बी कंडीशनल, यानी अनकंडीशनल ऑर्डर और अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, यानी कि ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स वुड बी अनकंडीशनल, जहां पे कोई भी शर्त नहीं रहेगा, फ्री ऑफ कंडीशंस रहेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट से थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना, और ये थोड़ा सा समझने जैसा भी है। प्रॉमिसरी नोट बहुत सिंपल था, राइट। इसमें थोड़ा सा इफ बट है तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैं अनकंडीशनल बोल रही हूँ, पर देयर आर सर्टेन बिल ऑफ एक्सचेंज जो कंडीशनल भी हो सकता है, लेकिन वो पे को कोई बाइंडिंग नहीं है कि आप वो कंडीशनल बिल ऑफ एक्सचेंज आप एक्सेप्ट करें। दिस इज अप टू पे, जिनको पेमेंट लेना है वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। वो रिजेक्ट कर देता है, दैट मीन्स की इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर्ड हो गया और जिसको पे करना है उसकी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अगर वो मजबूरी में, अच्छा ठीक है चलो यार तुम इंस्टॉलमेंट में ही दे देना, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वंस यू एक्सेप्टेड, फिर वो क्या होता है, वो ऑनर्ड भी हो जाएगा और आपको वो एक्सेप्टेंस मानना पड़ेगा। और आपसे पहले जो लोग उसमें एसोसिएटेड थे, सपोज करो वो बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे से खुशी से गया, खुशी के पास है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास से आदर्श के पास गया, आदर्श के पास से सुयश के पास गया, सुयश ने जब पेमेंट का टाइम हुआ एक्सेप्टेंस के लिए इसने प्रेजेंट किया, तो इसको बोला भाई एक बार में नहीं दे पाएंगे, तुम इंस्टॉलमेंट पेमेंट ले लो।
कुछ मजबूरी है, हो सकता है ये मजबूरी प्रैक्टिकल लाइफ में ना चाहते हुए भी तुमने एक्सेप्ट कर लिया, अच्छा चलो भाई दे देना तुम इंस्टॉलमेंट में, अभी ये दे दो, बाकी 15 दिन बाद दे देना। इफ यू हैव एक्सेप्टेड दैट कंडीशनल बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि नहीं होना चाहिए, और वो आपको, आपके ऊपर कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं कि आप उसको एक्सेप्ट करिए, कोर्ट ने आपको बोला है कि एकदम कंप्लीटली ये अनकंडीशनल चीजें हैं, इसको कंडीशनल नहीं करिए, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लेते तो आप क्या करते हैं, इससे पहले के सारे पार्टी जैसे मैं, खुशी, ये सारे फ्री हो जाते हैं, अब तुम्हें मिले ना मिले तुम सल्टो, ठीक है ना, दे आर नाउ फ्री ऑफ दैट लाइबिलिटी। समझ में आया? बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव given you unconditional order, unconditional bill of exchange, you have of your own will you accepted the conditional bill of exchange from Shreyas, right? क्लियर हुआ? तो ये आगे आएगा तो मैं बताऊंगी, पर अभी आपको बता दिया कि थोड़ा सा ये कंडीशनल होगा, लेकिन कंडीशनल आपको एक्सेप्टेंस करने का कोई जरूरी नहीं, अगर आप करते हैं तो दैट इज ऑन योर स्वीट विल, राइट? ठीक है। सम पेएबल, अच्छा, द ड्रॉअर मस्ट साइन द बिल, ड्रॉअर यानी जो ड्रॉ कर रहा है उसका सिग्नेचर उस पे जरूर होना चाहिए, ठीक है। द सम पेएबल मस्ट बी सर्टेन, इसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है, लमसम अमाउंट नहीं रहेगा, फिक्स अमाउंट रहेगा, सर्टेन अमाउंट रहेगा। देयर आर 3 पार्टीज, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। श्रेयस, मोहम्मद साहिब, एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? अभी भी लोग ज्वाइन नहीं किए ज्यादा, क्या मैंने अभी भी नहीं भेजा सही जगह पे? नहीं मैम, लिंक आ गया मैम। ओके, रोल नंबर 18, आपका कैमरा ऑफ है, ठीक है। 25 तुम भी ऑन रखो। नाउ द सम पेएबल मस्ट बी लीगल टेंडर मनी, यानी कि जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, यानी कि आप काइंड में एक्सचेंज नहीं कर सकते, कैश में ही आपको। लीगल टेंडर मनी का मतलब है जो मनी का जिस जगह पे, जैसे डिफरेंट लैंड्स है ना, तो जिस जगह पे मनी का जो लीगल टेंडर चल रहा है, हमारे यहाँ रुपया चलता है, राइट, तो वही रूप में आप दे सकते हैं, डॉलर के रूप में या किसी और रूप में नहीं देंगे, जो लीगल टेंडर जिस जगह का है उस रूप में आप उसको पेमेंट करेंगे, राइट, पेमेंट ही करेंगे, यानी कैश पेमेंट ही करेंगे, आप उसके बदले में कोई दूसरा चीज नहीं दे सकते, ठीक है ना, मतलब कोई कैंट पैसा नहीं है तो मेरी घड़ी ले लो, मेरी गाड़ी ले लो, मेरा घर ले लो, मेरा जमीन ले लो, नहीं, लीगल टेंडर मनी, करेक्ट, हाँ, वो उसी फॉर्म में होना चाहिए। इट मस्ट बी स्टैम्प्ड, यानी कि अगर ये भूला जाता है तो नोटरी में ये नोटेड होना चाहिए और आप वहां से डुप्लीकेट कॉपी इशू करा सकते हैं, राइट? इतना सारा समझ में आ गया? द अदर फॉर्मेलिटीज लाइक डेट, प्लेस एंड वर्ड्स फॉर वैल्यू रिसिप्ट, यानी कि अमाउंट तो लिखा रहेगा लेकिन वही अमाउंट वर्ड्स में लिखा है या नहीं है, ठीक है, 5000 है या 50,000 है, आर नॉट नेसेसरी, मतलब होगा तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी हुआ तो चलेगा, लेकिन सिग्नेचर होना, अमाउंट मेंशन, सर्टेन फिक्स होना एंड पार्टीज का मेंशन होना जरूरी है। ये सब है तो अच्छी बात है, ठीक है ना, ज्यादा क्लैरिटी है उसमें, नहीं भी है उसके बेसिस पर हम उसको ये नहीं कर सकते हैं, मतलब डिसऑनर नहीं कर सकते हैं, या वो डिस्क्वालीफाई नहीं करता है इससे। हो गया? ठीक है, ये सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हमको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और प्रॉमिसरी नोट में जो डिफरेंस है मैं वो बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहला है, यहाँ पे आपको बता दूं कि थोड़ा सा गलत है, मैंने ये लिखा नहीं है, कहीं से इसको कॉपी पेस्ट किया है, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो सब कुछ है जो सबसे बेहतर था वही किया, लेकिन फर्स्ट जो इसमें लाइन है वो सही नहीं है। कहाँ गलती है तुम लोग खुद बताओ। A bill of exchange in an instrument that contains a promise to pay, ठीक है ना, ये चीज गलत है, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि कॉपी पेस्ट है तो मैं इसको रेक्टिफाई नहीं, या तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल, बस यही एक गलती है, बाकी कुछ नहीं, इसीलिए मैं इसको पढ़ने बताने से पहले बता देती हूँ कि ये एक मिस्टेक इसमें है, गलतियां हो जाती है, सबसे होती है, ठीक है। तो इसको आप अरेंज कर लीजिएगा, आप ऑर्डर कर लीजिएगा, ये मैं सबको बोल रही हूँ, ठीक है ना, डोंट से कि सोनी मैम ने गलत नोट दिया, सिंस इट इज कॉपी पेस्ट फ्रॉम समवेयर, क्योंकि मुझे इतना टाइप करने में बहुत टाइम लगता है अलग अलग वो सेल्स बना के, तो मैंने इसको इस तरह से किया है, लेकिन आप इसको सही कर लेंगे, बिकॉज सबसे पहले मैंने क्लियर कर दिया कि इट इज ऑर्डर टू पे एंड प्रॉमिसरी नोट इज प्रॉमिस टू पे, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इस पॉइंट को आगे वही लिखा है कि कौन इसको बनाता है। प्रॉमिसरी नोट इज क्रिएटेड बाय मेकर, ठीक है, यानी कि वो मेकर कौन होता है, डेटर, और ये क्रेडिटर द्वारा, यानी वो कौन होता है, क्रेडिटर होता है, यानी सेलर होता है जिसने आपको क्रेडिट पे दिया है। क्लियर है? नंबर ऑफ पार्टीज एक बिल ऑफ एक्सचेंज में 3, मैंने हमेशा बोला जब भी अगर ऑप्शनल आता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आ सकता है, ऑलवेज गो फॉर 3,
नेवर से 4 और 5 अगर लिखा भी है तो, क्योंकि 4 and 5 इज कंडीशनल, राइट ना। अगर एक्सेप्टेंस के लिए है तो होगा, वो एक्सेप्टर कोई दूसरा हो सकता है। अगर वो ड्रॉअर बीमार है, इमरजेंसी में है, आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ टाउन है, आउट ऑफ कंट्री है, ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन, तभी एक्सेप्टर आएगा पिक्चर में, नहीं तो नहीं आएगा। तो जो फिक्स पार्टीज है वो 3 ही, क्लियर। होने के लिए 5 भी हो सकता है, लेकिन ऑल दोज आर कंडीशनल। लेकिन ये 3 फिक्स पार्टीज है, ये 3 पार्टीज होंगे। देयर में बी 2 टाइप ऑफ पार्टीज, यानी कि मेकर एंड पे, ठीक है। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग अदनान सर। सर आपसे एक काम था, मैंने जो जहाँ मैं बैठती हूँ यानी शिल्पी मैम अभी जहाँ होंगी, वहाँ पे एक बुक है लॉ का, उसमें मैंने अपना माइलस्टोन छोड़ रखा है, सर से साइन करवा देंगे प्लीज। क्या सर? ओहो, अब गया मैं, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है सर, ठीक। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया, ठीक 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 है सर, चलिए ऑल द बेस्ट, आपका काम हो जाए। हाँ, कोई बात नहीं, जल्दी हो जाए। ओहो, ठीक है सर, मैं भी क्लास में हूँ सर। ठीक है सर, बाय सर। ओके, ठीक है। तो तीसरे पे आते हैं, नेचर। इट इज एन ऑर्डर टू मेक द पेमेंट बाय द seller of goods to the buyer of goods. Explanation not required. वहां पे it is a promise by the maker the payment by the purchaser, यानी कि यहाँ पे seller आपको promise दे रहा है कि हम पे करेंगे। रोल नंबर 25 एंड रोल नंबर 12 आपके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है कि आप ऑफ करके रखेंगे, नोट डाउन, एब्सेंट कर दूंगी 25 और 12 छोड़ो। नाउ इट्स अप टू यू, ठीक है। नेचर क्या है, समझ में आ गया, किसके द्वारा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट ड्रॉन बाय, इसको भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अब हमसे ऊपर भी कर लिया है। सब नंबर बढ़ाने के लिए, डिफरेंसेस ज्यादा के 2-3 लिखोगे कॉन्क्रीट उतने में ही आ जाएगा, लेकिन फिर एक पेज में दिखाना है ना आंसर, तो इसीलिए इतने सारे इलैबोरेटेड फॉर्म है उसके। कॉपीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इससे पहले डिस्कस नहीं हुआ। कॉपीज टू बी इशूड, ठीक है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, मैंने आपको कहा है कि नॉर्मली बिल ऑफ एक्सचेंज ज्यादातर किस पर्पज से यूज होता है, मैंने बताया था कभी, बताओ तुम लोग। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए हमेशा नहीं, ज्यादातर। हम डोमेस्टिक में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इट इज यूटिलाइज्ड फॉर फॉरेन। जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आते हैं तो एग्जाम पर्पसेस के लिए हम इसको यूज करते हैं। इस कंडीशन में इसका 3 कॉपी होना जरूरी है, यानी लोकल बिल नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड ओनली इन सिंगल कॉपी। अगर वो डोमेस्टिक सेल्स या परचेज के लिए यूज कर रहे हैं तो 1 कॉपी भी है तो चलेगा, लेकिन अगर फॉरेन बिल्स है, ठीक है ना, बीओई अगर फॉरेन पर्पज से आपने क्रिएट किया है तो वो कितना कॉपीज में होना चाहिए, 3 कॉपीज में होना चाहिए। किसके किसके पास, एक सेलर, एक बायर और एक कैरियर के पास। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अगर प्रॉमिसरी नोट है तो एक ही कॉपी रहेगा, ठीक है ना, उसका 2-4 कॉपी कर कैरियर जिसके पास आपने दिया है सामान। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई होगा ना जो उतने दिन के लिए हैंड ओवर करते हैं सामान, शिपमेंट के पास, समझ लो, ठीक है ना। अब क्या है डिफरेंस बिटवीन ड्रॉअर एंड पे। इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉअर एंड पे मे बी द सेम पर्सन, ठीक है ना, लेकिन इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट द ड्रॉअर कैन नेवर बी पे, यानी कि जो उधार पे दे रहा है उसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया और हो सकता है कि उसी को आपको पेमेंट भी करना पड़े, उससे फर्दर वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉ कर रहा है, यानी कि सेलर ड्रॉ कर रहा है, और हो सकता है उसने ड्रॉ करके वो बिल ऑफ एक्सचेंज अपने ही पास रखा, तो वही पेई भी है, ठीक है ना। लेकिन प्रॉमिसरी नोट के केस में ड्रॉअर और पेई एक ही नहीं सकता, क्योंकि बायर ने उसको प्रॉमिस किया है पे करने का, तो वो खुद को प्रॉमिस नहीं कर सकता पे का। मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन किया था अर्लियर, अब याद आ गया फिर से। तो प्रॉमिसरी नोट में ये कभी एक नहीं हो सकते हैं, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में ये एक हो भी सकते हैं। नॉट नेसेसरी यही होगा क्योंकि इजिली ट्रांसफरेबल है, लेकिन ये हो भी सकता है, राइट। इसको और एक्सप्लेन करना है, इस पॉइंट को और बताना है नहीं। अब आते हैं नोटिंग पे। क्लियर है यहां तक महिमा? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो, ठीक है ना, सबको मैं बोल रही हूँ, अगर मैं पढ़ा रही हूँ कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए यहाँ पे, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में यही सब तो समझना है, और क्या समझना है।
तो आपको नहीं समझ में आए कुछ कि मैम क्या बोल रही है, तो समझ के पढ़िए इसको। नीड फॉर एक्सेप्टेंस, ठीक है, नीड फॉर अच्छा नोटिंग पे थे अभी। नोटिंग जो मैंने स्टैंपिंग बताया था ना, दैट इज नोटिंग, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज का नोटिंग होना। नोटिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इफ इट इज डिसऑनर्ड, ठीक है ना। अगर डिसऑनर्ड हो गया तो आप तुरंत जाके नोटरी में इसको इन्फॉर्म कर दीजिए और नोटिंग करवा दीजिए, और तभी आप उसको स्यू कर सकते हैं। नोटिंग इज इंपॉर्टेंट इन केस व्हेन द प्रॉमिसरी नोट इज डिसऑनर्ड, ठीक है ना। दोनों ही केस में नोटिंग इंपॉर्टेंट है, यानी कि ओवरऑल बिल ऑफ एक्सचेंज का स्टैंपिंग जरूरी है। अगर वो खोता है तो भी, और अगर वो नहीं खोता है तो भी, अगर नोटेड है तो आप डुप्लीकेट कॉपी इशू हो सकते हैं, लेकिन नोटिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि प्रॉमिसरी नोट पे बिना नोटिंग के भी चलता है काम, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज जहां पे है वहां पे आपको जरूर से करवा लेना चाहिए, आप सेफ साइड में रहेंगे। डिफरेंस ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जरूरी है, प्रॉमिसरी नोट में जरूरी है कराना, लेकिन नहीं भी कराएंगे तो भी आप स्यू कर सकते हैं, आप प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज का जैसे ही अब हम पढ़ेंगे ना डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें पता चलेगा कि नोटिंग के बाद रूल चेंज हो जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है ना। ड्रॉर भी तो मेकर ही हुआ ना, ड्रॉर का मतलब है वन हु ड्रॉज द बिल, ठीक है ना, उसको मेकर बोलते हैं लेकिन वो ड्रॉर ही है। वहां पे हम मेकर एंड पे टर्म यूज करते हैं, लेकिन अगर हम ड्रॉर भी डिफाइन करते हैं, ड्रॉर वन हु ड्रॉज द बिल, ठीक है ना, जो भी ड्रॉ करता है उसको हम ड्रॉर बोल सकते हैं। नॉर्मली इन प्रॉमिसरी नोट वी यूज द टर्म मेकर एंड पे, लेकिन उसको ड्रॉर भी बोलोगे तो गलत नहीं होगा, वो भी सही है, ठीक है, क्योंकि ड्रॉर का मतलब आपको पता है। तो इस इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट मेकर ही ड्रॉर है, राइट। और इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉर है वो पेई भी हो सकता है, यानी वो क्योंकि वो किसी और से प्रॉमिस ले रहा है उसको पे करने का, तो वो सेम हो सकता है, राइट। पेमेंट भी उसको लेना है और उसने बनाया भी, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में खुद को खुद प्रॉमिस नहीं कर सकते, इसलिए अलग अलग है। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। अच्छा, तो नोटिंग मैंने बताया क्या डिफरेंस है, नोटिंग में स्लाइट डिफरेंस है। बिल ऑफ एक्सचेंज का नोटिंग होना बहुत जरूरी है, प्रॉमिसरी क्योंकि नोटिंग तो सारे ही इंस्ट्रूमेंट का जरूरी है, चेक का भी जरूरी, लेकिन प्रॉमिसरी नोट और चेक के केस में नहीं भी होता है तो बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज का होना कंपल्सरीली जरूरी है, क्योंकि जब नोटिंग हो जाता है तो उसका रोल चेंज हो जाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े बदल जाते हैं, जो हम डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको बताएंगे कि क्या क्या चेंजेस आता है नोटिंग कराने के बाद, ठीक है, क्लियर, ठीक है। इसके बाद आप स्यू कर सकते हैं। नीड फॉर एक्सेप्टेंस, द बिल ऑफ एक्सचेंज नीड अ एक्सेप्टेंस। मैंने अभी आपको बताया था कि आप थोड़ा बस ये समझ लीजिए कि हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना जरूरी नहीं होता है। द प्रॉमिसरी नोट डोंट नीड एनी एक्सेप्टेंस बिकॉज इट इज मेड बाय द बायर। मैं ही प्रॉमिस कर रही हूँ तो मैं क्यों बोलूंगी तुम पहले मुझे प्रेजेंट कर दो फिर मैं एक्सेप्ट, मेरा ही बनाया हुआ मुझे क्या एक्सेप्ट करने की जरूरत, मुझे पता है कि मैंने दिया है, राइट। लेकिन जब ड्रॉर ने बनाया है तो एक बार आप एक्सेप्टर को, हो सकता है ऑल द बिल ऑफ एक्सचेंज डजंट रिक्वायर एक्सेप्टेंस, राइट, मैं फिर से बोल रही हूँ, लेकिन इन सर्टेन केस फ्यू बिल ऑफ एक्सचेंज इज क्रिएटेड इन सच ए वे कि आपको जो पेमेंट देगा वो आपको बोल सकता है कि आप इस पे एक बार लिख दीजिए कि एक बार एक्सेप्टेंस के लिए इसको आप प्रेजेंट करेंगे, तो अगर वो एक्सेप्टेंस वाला क्लॉज उसमें है तो उसको एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करने की जरूरत हो सकती है, फ्रॉम एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रॉई, यानी जिससे आपको पेमेंट लेना है उससे एक बार आप एक्सेप्टेंस करा लीजिए, और उसके 3 या घंटे हैं कुछ, 24 नहीं मेरे ख्याल से 72 आवर्स के अंदर पेमेंट, तो 3 दिन हुआ ना, हाँ 3 दिन के अंदर आपको वो पेमेंट करना होता है एक्सेप्टेंस के बाद, मेरे ख्याल से 3 दिन ही है, मे बी अगर कुछ अलग हुआ तो 3 दिन ही है ना, वो मेरे दिमाग में रहता, बट तो आपको उसके बाद पेमेंट करना है। तो आप समझ में आ गया कि एक्सेप्टेंस के लिए सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करना पड़ता है, वो भी सारे बिल ऑफ एक्सचेंज को नहीं, जिसमें ऐसा कंडीशन है सिर्फ उस बिल ऑफ एक्सचेंज को। क्लियर, समझ में आ रहा है या मैम बस जल्दी जल्दी पढ़ा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉर, अब लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉर क्या है, द लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉर इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल बिकॉज द ड्रॉर इज द सेलर नॉट अ बायर,
ठीक है ना। इसमें इसकी सेकेंडरी मैं बताती हूँ कैसे। इट ओनली अकर्ड इन केस व्हेन ही डिड नॉट डिस्काउंट द बिल फ्रॉम द बैंक बिफोर द मैच्योरिटी डेट और द लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर इज प्राइमरी। इसको सिंपल तरीके से समझो। जो लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉअर है, सपोज करो क्या कि मैंने तुम्हें 50,000 का सामान खुशी को दिया, ठीक है, और मैंने ड्रॉ किया बिल और उसे साइन कर लिया और फिर मैंने ये बिल तुमको दे दिया, फिर तुमने उसको दे दिया, फिर तुमने मेघा को दे दिया, फिर उसने किसी और को दे दिया। इस तरह करते 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 वो दिव्या के पास पहुंच गया। ठीक है, क्या पहुंच गया? बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट दिव्या को मिला या नहीं मिला, उसके लिए मैं सेकेंडरी लायबल हूँ। मैं ड्रॉअर हूं बट आई एम सेकेंडरी लायबल। हु इज द प्राइमरी लायबल? जिसने उसको फॉरवर्ड किया है। ठीक है, जैसे अगर तुमने उसको, आकाश नाम है ना तुम्हारा, आकाश ने अगर दिया है दिव्या को तो आकाश की प्राइमरी लायबिलिटी होती है। ड्रॉअर कौन है उस बिल का? मैं हूं ना, लेकिन मेरी लायबिलिटी सेकेंडरी हो जाएगी, प्राइमरी लायबिलिटी उसकी हो जाएगी पे नहीं करने के लिए, अगर वो पेमेंट नहीं मिलता है तो। और उसकी हो जाएगी जो पे नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने तुम्हें उधार दिया था तो यू बिकम द प्राइमरी लायबल पर्सन, क्योंकि तुम पे नहीं कर रही हो, जो तुम मुझे करती वही बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट तो आपको आकाश को करना है ना, लेकिन आप नहीं करे तो आपके डिफॉल्टर होने के केस में मैं लायबल होंगी, ठीक है ना, और मैं वो दिलाऊंगी, स्यू करूंगी, जो भी करना होगा। समझ में आ रहा है? या फिर उसके फर्दर पीछे वाले पार्टीज उसमें वो अच्छा, अब आकाश को ये भी फ्रीडम है कि वो या तो अपने ही नाम पे सीधा स्यू कर दो उसको, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट आप क्या करो, केस रजिस्टर करा दो। लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि हम सबको एक बार कंसल्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप एक कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है एंड यू कैन टेक ऑफ योर ओन कॉल, ठीक है। जरूरी नहीं सबको पता है, आप अपना फरियाद लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। समझ में आया? लेकिन प्रॉमिसरी नोट के केस में द लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर इज प्राइमरी। व्हाई? क्योंकि मैंने ही तो प्रॉमिस किया कि मैं पे करूंगा और मैं ही पेमेंट नहीं कर रहा हूं, तो मेरी ही प्राइमरी लायबिलिटी हुई ना, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हुई, उसके जगह पे कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। क्लियर हुआ? Why drawer is secondary liable in case of bill of exchange and why drawer is or maker is प्राइमरी लायबल इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट। और समझाना पड़ेगा इसको या समझ में आ गया? मैम एक और बार समझा दीजिए। हाँ, मैं बताती हूँ। मैंने कहा था बिल ऑफ एक्सचेंज में जो लायबिलिटी है वो किसकी सेकेंडरी है? जो ड्रॉअर है। ड्रॉअर कौन है? जो क्रेडिटर है, राइट। क्रेडिटर ही है ना ड्रॉअर, और वो आपको लोन पे सामान दे रहा, उसके बाद उसने वो बिल ऑफ एक्सचेंज किसी और को दे दिया, तो जिम्मेदारी तो उसकी है ना जिसको पेमेंट करना है। मुझे तो पेमेंट करना ही नहीं था, मुझे तो पेमेंट लेना था। तो लेने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आती है जब वो मैच्योरिटी डेट से पहले उसको वो ऑनर नहीं करा पाता है, ठीक है ना, यानी उसका पेमेंट नहीं होता है, तब आप उसकी जिम्मेदारी आएगी और वो आप उसको भी कंसल्ट करके पेमेंट के लिए बोल सकते हैं। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में प्राइमरी लायबिलिटी ड्रॉअर की हो जाती है, क्योंकि वही आपको प्रॉमिस कर रहा है कि हम आपको पेमेंट देंगे और वो नहीं दे रहा है, तो जिसका पेमेंट देने की जिम्मेदारी रहेगी वो हमेशा। सी वाई दिस प्राइमरी और सेकेंडरी हो रहा है? क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉअर है वो चेंज हो गया है। जो ड्रॉअर है उसको पेमेंट नहीं करना, उसको पेमेंट लेना है, तो लेने वाले का सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देने वाला इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर हो रहा है? और यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट में जिसको देना है वही वो ड्रॉ कर रहा है, इसीलिए उसकी प्राइमरी लायबिलिटी अगर वो नहीं देता है तो। समझ में आ गई? सो यस, समझ में आई बात? यस मैम। नहीं आई तो तीसरी बार भी पूछ सकते हो। नो मैम, आ गया। रोल चेंज हो गया ना, प्रॉमिसरी नोट में जो पेमेंट देने वाला है वही ये चीज बना के दे रहा है कि मैं दूंगा, तो जो देने वाली है उसी की जिम्मेदारी रहेगी दोनों की केस में। जिम्मेदारी उसी की है प्राइमरी जो देगा पेमेंट, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में देने वाला ड्रॉअर नहीं है, ड्रॉई है, और प्रॉमिसरी नोट के केस में देने वाला ड्रॉयर ही है। अब समझ में आया? यानी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको पेमेंट करना है उसकी, बिल ऑफ एक्सचेंज में ये पेमेंट करने वाला कोई और है, और प्रॉमिसरी नोट के केस में ये पेमेंट करने वाला कोई और है, इसीलिए ये चेंज आया। क्लियर? रोल रिवर्स हो गया, इसीलिए ये चेंज आया, अदरवाइज कोई चेंज नहीं है। जिसको इन ऑल द केसेस जो जिसको पेमेंट करना है वही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होगी। क्लियर? अब श्रेयस? यस मैम। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है इसमें। अब नेक्स्ट हमारा, मैं देखती हूँ इसके बाद पढ़ाना क्या है, एक बार हम लोग चलते हैं इसमें।
यहां तक क्लियर है ना? कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? अब चेक पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चेक पढ़ा दूंगी तो आपको, इसलिए क्योंकि थोड़ा बिल ऑफ एक्सचेंज को भी थोड़ा स्टॉप करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड और भी चीजें पढ़नी है। जैसे प्रेजेंटमेंट की बात आती है ना, आप लोग देखोगे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रेजेंटमेंट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सबसे बड़ी बात है कि ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट, दो तरह का प्रेजेंटमेंट होता है, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट एंड प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस के लिए कौन कौन से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हमको प्रेजेंट करना पड़ेगा? यश? यस मैम। हाँ, एक्सेप्टेंस के लिए कौन कौन से बिल ऑफ एक्सचेंज को, मैंने बताया 3 बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज को, सॉरी, 3 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो 3 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। 2 पर्पस से हम उसको प्रेजेंट करते हैं, एक पर्पस पेमेंट का होता है और दूसरा पर्पस किस चीज का होता है? एक्सेप्टेंस का होता है। अभी मेरा क्वेश्चन है, ध्यान देना, या जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट आंसर कर सकते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस के लिए कौन से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम प्रेजेंट करेंगे, या कौन कौन से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करते हैं? सो यस, पहला क्वेश्चन ये तुमसे। और जिनको आंसर आता है वो हैंड रेज कर सकते हैं। मैम बिल ऑफ एक्सचेंज ही मैम होता है मैम एक्सेप्टेंस के लिए। ठीक, जो भी है फाइनल आंसर मुझे एक बार में चाहिए, मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंट, जो भी है आपका आंसर दैट शुड बी कॉन्फिडेंट। मैम बिल ऑफ एक्सचेंज ही एक्सेप्टेंस बिल ऑफ एक्सचेंज मैम। यस मैम, बिल ऑफ एक्सचेंज। कोई कुछ और भी बोल रहा है? हाँ संजनी, कुछ बोलना है बोलो, कोई बात नहीं, बैकग्राउंड से आवाज आएगी, इट्स ओके। हम घर पे, कोई बात नहीं, घर पे है, आवाज आएगी, वी कैन नॉट डू दिस। बोलिए मैम। ड्रॉवर एंड ड्रॉवर हु ड्रॉज द बिल। नहीं संजनी, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि which negotiable instrument required to be presented for acceptance, that's it। मैम एक्सेप्टेंस के लिए ड्रॉवर एंड ड्रॉई। कौन सा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करेंगे? कौन से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, मैं ये पूछ रही हूँ, पार्टीज नहीं। ठीक है, आंसर क्या है इसका? खुशी? आकाश? बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैम। करेक्ट, सबको आ गया समझ में। ओनली बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि मैं इसको बहुत बार बोल चुकी थी, इसीलिए मैंने ये पूछा। मुझे ये जानना था कि मैं बोल रही हूँ तो कोई सुनने वाला भी है मुझे, या बस मैं हवाओं में बोले जा रही हूँ। बिल्कुल सही है, ओनली बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस, नन अदर देन दिस। यस, लेकिन तीनों इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंटमेंट के लिए आपको पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जब तक आप प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक आपको पेमेंट मिलेगा नहीं। आप चेक बैंक में नहीं लगाएंगे तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। मेरे ही पर्स में अपने ही कॉलेज द्वारा दिया गया चेक 1.5 महीने से है, ठीक है ना? 1.5 महीना और बचा उसके वैलिडिटी, राइट? मैं सोच रही हूँ 2 चेक एक साथ लगाऊंगी, इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि थोड़ी आलसी हूँ। लेकिन मेरे अकाउंट में पेमेंट नहीं आएगा, मेरे पर्स में जब तक वो चेक रहेगा, मुझे प्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लियर? उसी तरह प्रॉमिसरी नोट को भी प्रेजेंट करना पड़ता है, तभी पेमेंट आता है। और उसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज को भी पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना पड़ेगा, लेकिन एक्सेप्टेंस के लिए सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करना। इसमें भी एक और चीज याद रखो, अभी हम लोग को पढ़े नहीं है, लेकिन क्या हर एक बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना है? बिल्कुल नहीं। Only those bill of exchange which having this clause कि आपको पेमेंट से पहले एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना है, उस पे ये लिखा है, तभी आपको उसको एक्सेप्टेंस के लिए करना, अदरवाइज आप उसको भी सीधा पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं। इतने सारे पॉइंट याद रहेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जो एक्सेप्टेंस का है उसी को उसके बाद पेमेंट करता है। क्लियर हो गया? अब मैं आगे अभी कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ, श्रेयस कुछ पूछना है तो पूछो, क्योंकि अगला हमारा जो रहेगा वो चेक रहेगा, ठीक है ना? अब हम इसके बाद चेक पढ़ेंगे, और चेक के बाद हम आपको बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में डिफरेंस बताएंगे, ठीक है? क्योंकि वो भी अनकंडीशनल ऑर्डर ही है, तो जब दोनों ही अनकंडीशनल ऑर्डर है तो वो भी अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे है, राइट?
तो कुछ तो डिफरेंस होगा, इसीलिए दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। तो हम उसको पहले चेक पढ़ा देंगे, आपको टाइप्स ऑफ चेक पढ़ा देंगे, एंड देन आपको उसके डिफरेंसेस बताएंगे। अब नेक्स्ट डे का यही रहेगा। अब तक जो भी मैंने पढ़ाया उसमें कोई कंफ्यूजन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है ना? पहले का छोड़ो अभी, या अभी तक तो नहीं मैम। नहीं ना, थैंक गॉड, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर आप प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैम क्या बोल रही है। इफ वी हैव डाइवर्टेड माइंड तो फिर कुछ कितना भी आसान बात पढ़ाओ नहीं समझ में आएगी। अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो ये मुश्किल नहीं है, भले ही पहली बार आप पढ़ रहे हैं ये, बट नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, मतलब आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं जिनको पढ़ाती हूँ बीबीए के स्टूडेंट होते हैं, वो नहीं पढ़ चुके होते हैं, तो उनके लिए ये पहली बार होता है, राइट? ठीक है, चलो अटेंडेंस बना लेते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम है, 5-10 मिनट ले भी सकती हूँ किसी दूसरे टीचर का। 1 सेकेंड। ऑनलाइन कितने स्टूडेंट है श्रेयश? मैम 12। 12, ओके 12। 2 बच्चों को हटा के 12 एंड 25 मैं उनका अटेंडेंस नहीं बनाऊंगी, और अभी 7 और 18 भी उसी चक्कर में। मैम मेरा कैमरा ऑन था मैम। यस, रोल नंबर 12 मैम कर लिया था मैम, 18 और 7 का ही बंद था मैम। अरे कैमरा ऑन है यार, लाइट कटा हुआ था तो। बस हो गया, बस